Hello, future doctors. I'm Sanjay from Safal Institute, currently pursuing MBBS from MGM Medical College जमशेदपुर। और आज हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। चलो, केमिकल बॉन्डिंग अभी हम लोग कर रहे हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग क्या करेंगे? डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म के बारे में जानेंगे, और वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। हम लोग किसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं? ठीक है, देखो क्या है पोलर मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। मतलब एक एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो उसके साथ अटैच रहेगा विल अट्रैक्ट शेड पेयर इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड इटसेल्फ रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ पोलर मॉलिक्यूल। मतलब समझ रहा है कैसे? देखो, मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, वो अपने एडजेसेंट एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा? इससे इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चार्ज सेपरेशन होगा, जिससे यहाँ पे देखो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव अपीयर हुआ है। तो इसी मॉलिक्यूल को हम लोग, इसी तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। फिर से डेफिनेशन पढ़ो। एन एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will attract shared pair electron more towards itself, resulting in separation of charges in a molecule called polar molecule। ठीक है, जैसे यहाँ पे H और Cl है, HCl में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Cl क्या करेगा? शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर उससे क्या होगा? चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव अपीयर हुआ है, और तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल हमारा। ठीक है, तो अब देखो क्या है एक इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सटेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल है ना, उसी को डायपोल मोमेंट डिफाइन करता है। डायपोल मोमेंट क्या है? डायपोल मोमेंट का अभी हम लोग डेफिनेशन पे नहीं आए, अभी हम लोग डायपोल मोमेंट के डेफिनेशन पर भी आएंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते कि डायपोल मोमेंट करता क्या है। बस तुरंत आ रहे हो डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन पे। देखो क्या है, एक्सटेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या करता है? पोलरिटी का एक्सटेंट को बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब देखो क्या है। अब आप आते हैं डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन पे। हम लोग देखो क्या है, डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? डायपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज यहाँ पे क्या है? जैसे हमारा यहाँ पे HCl है, तो यहाँ पे चार्ज अपीयर हुआ, देखो जैसे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो ये चार्ज लेना है, यहाँ पे हम लोग को ये चार्ज लेना है। तो यहाँ पे क्या है? यूनिट पॉजिटिव है, यहाँ पे यूनिट नेगेटिव है, यूनिट नेगेटिव है, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है? D है। तो अगर हम मान लें कि जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अगर ये Q है, तो जो डायपोल मोमेंट है मेरा, डायपोल मोमेंट को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा मेरा? Q इंटू डी होगा। क्लियर? फिर से सुनो, डायपोल मोमेंट क्या है? डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। चार्ज इनटू डिस्टेंस को हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं, और डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो Q इंटू डी हो गया। समझ गए यहाँ तक? चलो, अब डायपोल मोमेंट जो हमारा है वो एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब क्या है? समझो समझो, यहाँ ध्यान दो। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन क्या है? इसका जो एरो का हेड है वो होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो टेल है वो होगा टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? देख से एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे A और B एक बॉन्ड में बंधा है, और हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, देन द डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट विल बी टुवर्ड्स B। Why towards B? Because electronegativity of B is higher than that of electronegativity of A। क्लियर? चलो, अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट हमारा होता है डिबाई, D से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D। ठीक है, चलो, अब एक टर्म आता है हमारे पास, बॉन्ड मोमेंट। क्या होता है बॉन्ड मोमेंट? कोई हाईफाई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चीज है। डायपोल मोमेंट एक बॉन्ड का जो होता है उसको हम लोग बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। क्या बोले? फिर से सुनो, बॉन्ड मोमेंट क्या है ना? डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड, डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। क्लियर? जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, HCl एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, तो इसका जो, इस बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे?
यहाँ पे कुछ चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन कुछ भी, सपोज लेट से Q एंड यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा D, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू इक्वल टू Q इंटू D हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हमारा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आया वही इसका बॉन्ड मोमेंट होगा। तो क्या डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट दोनों सेम है? देखो जहाँ पे एक बॉन्ड, जैसे यहाँ पे देखो एक बॉन्ड है HCl में, H और Cl के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो इस केस में जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो बराबर होगा बॉन्ड मोमेंट के, बॉन्ड मोमेंट के बराबर होगा। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केसेस में ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है H2O। H2O में क्या है, इस बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इस बॉन्ड का इधर होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो इसका जो नेट आएगा यहाँ पे इस बॉन्ड का अलग बॉन्ड मोमेंट है, इस बॉन्ड का अलग बॉन्ड मोमेंट है, तो इस मॉलिक्यूल का जो नेट आएगा, नेट वो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट आया वो हुआ हमारा बॉन्ड मोमेंट। ठीक है, और इस पूरा मॉलिक्यूल का नेट क्या होगा, हम रिजल्टेंट निकालेंगे, अभी हम रिजल्टेंट निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, डाइपोल मोमेंट्स पर्टिकुलर बॉन्ड्स का, वो होगा इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल का डाइपोल। क्लियर? चलो तब हम रिजल्टेंट का बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का, हम अभी क्या बोले थोड़ी देर पहले कि डाइपोल मोमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे वो भी वेक्टर की तरह ही निकालेंगे, जैसे हम लोग वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर दो वेक्टर रहा एक पर्टिकुलर एंगल में, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। देख लो क्या है, जैसे एक सपोज दो डाइपोल मोमेंट है μ1 एंड μ2 और बीच में एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। क्लियर है, ये तो एकदम बेसिक चीज है 11th का फिजिक्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला तो सबको आता है। ठीक है, नहीं भी आता तो अभी देख लो, अगर दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, μ1 अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, चलो तो इस यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है म्यू रिजल्टेंट, वो cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कि जो थीटा होता है वो cos थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक साथ कि म्यू रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा सर, लेकिन ये कैसे हुआ, देखो cos थीटा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब क्या हुआ कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है cos थीटा का वैल्यू वैसे से घटता है। देखो ना, जैसे जैसे हम लोग cos थीटा घटते, जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ाते जाएंगे cos थीटा घटते जाएगा, और अगर थीटा घटाते जाएंगे तो cos थीटा बढ़ते जाएगा। समझे? तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ये मैच कर लो, टेबल खोल के इस बात की वैलिडिटी। क्लियर? चलो तो अब डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड देखो, डाइपोल मोमेंट में जो क्वेश्चंस आता है ना, वो तुमको न्यूमेरिकल बेस्ड रेयरली आएगा, और अगर आएगा भी तो Q इंटू डी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के Q इंटू डी निकालना है, सॉल्व हो जाएगा, जो कि बहुत रेयर होता है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ना तुमको बोलेगा वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, या फिर डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का जीरो है नहीं है क्या है, या फिर कंपेयर करने देगा कि दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है कम है। इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग एक एक करके सारा केस डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आया तो हम लोग का नहीं छूटेगा। क्लियर? तो चलो फोकस, देखो क्या है क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट में क्या क्या। सबसे पहले हम जैसे बोले कि अगर डाइपोल मोमेंट किसी का बोल देगा जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो पहले हम लोग देख लेते इसका जीरो का मतलब क्या है। ठीक है, फिर कैसे जीरो होगा कैसे नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, निकालना सीखेंगे। देखो डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो मतलब क्या है, मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है। फिर से सुनो, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है, और अगर डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द मॉलिक्यूल इज पोलर। डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉलिक्यूल इज पोलर। ठीक है, चलो तो अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं BeCl2 का। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ऐसे 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 BeCl2। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्शन लगाएंगे पर्टिकुलर बॉन्ड मोमेंट्स का।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज़्यादा है Be से, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा Cl का तरफ, और ये दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और दोनों BCl तो सेम ही होगा, अगर ये x तो ये भी x ही होगा, तो दोनों कट गया। दोनों कट गया तो क्या हुआ, मेरा जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो आ गया। नेट डायपोल मोमेंट जीरो आया मतलब मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर हो गया। तो अगर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो क्या ये बॉन्ड पोलर हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, भले ही मेरा पूरा मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है, डायपोल मोमेंट जीरो है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर BeCl बॉन्ड है इसका तो बॉन्ड मोमेंट है, इसका तो डायपोल मोमेंट है ना, तो ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा SO2 है। देखो SO2 में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है सल्फर के कंपैरिजन में, और अगर कहीं लोन पेयर दिखा ना तो एकदम एरो उसके तरफ कर दो, ठीक है। ये एकदम रूल ऑफ थंब इसको बना लो कि अगर कहीं पे लोन पेयर रहा तो उसी के तरफ हम एरो बना देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ एरो आया, इधर ऑक्सीजन की तरफ एरो आया, और इधर लोन पेयर की तरफ एरो हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ये यहाँ एक देखो कुछ ऐसे हुआ, ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों का नेट कुछ इधर आएगा, और ये तो एक है ही, तो क्या ये दोनों आपस में कटेगा? कभी कभी नहीं कटेगा। कटने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका और इसका बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे इसका और इसका मैग्नीट्यूड कभी बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ थीटा है, ये बॉन्ड अलग है, यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब ये कटेगा नहीं। मतलब जो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो मेरे यहाँ पे जीरो आ ही नहीं सकता। जीरो नहीं आ सकता तो क्या हो गया हमारा ये मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर? बॉन्ड्स तो पोलर है ही, साथ ही मॉलिक्यूल भी पोलर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है हमारा H2O। H2O में सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर तो हम बना दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग बॉन्ड मोमेंट्स का डायरेक्शन देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग नेट रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे जो है हमारा क्या बोले, हम लोन पेयर की तरफ चुपचाप लगा दो, लोन पेयर की तरफ, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की तरफ एरो कर दो, ठीक है। तो ये देखो, ये ओवरऑल क्या हो रहा है, ये ओवरऑल एकदम पूरा सम अप करके ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो यहाँ इस केस में भी हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं हो सकता। डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल मेरा पोलर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XCF2। XCF2 में सबसे पहले तो हम इसके देखो, हम लोग जब पढ़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले VSEPR थ्योरी, सबसे हम स्ट्रक्चर वहीं से अगर नहीं पता चल रहा कि स्ट्रक्चर कैसे बना है तो लेक्चर में पीछे जाओ, वहाँ पे VSEPR थ्योरी पढ़ाया गया, वहाँ पे अच्छे से हम ही पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे अच्छे से ये सब कैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे आया, लोन पेयर वगैरह सब बताया हुआ है, ठीक है। तो और अगर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो तो नॉर्मली हमको आता ही है कि कैसे बनता है, कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि XCF2 ऐसे कैसे बन गया, लीनियर कैसे हो गया, तो वो वहाँ पे एक्सप्लेन है। क्लियर? चलो देखते हैं। तो XCF2 में हमारा ये 3 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये एक यहाँ पे ये तीनों तो कट गया, सेम प्लेन में है, सेम इक्वेटोरियल प्लेन में है, और 3 है मेरे पास, तो ये तीनों तो कट गया, ये तीनों कट गया, मतलब ये तीनों तो कट गया, ठीक है। चलो ये तीनों कट गया, इस पे अब ध्यान नहीं देना है। अब क्या करते हैं, अब जो एक्सियल वाला है उस पर हम फोकस करते हैं। तो एक्सियल वाला का डायरेक्शन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसके तरफ, इसका वाला भी फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके तरफ हो गया। तो क्या ये दोनों कर सकता है? जरूर कर सकता है। दोनों बॉन्ड तो हमारा XCF ही बॉन्ड है ना, XCF बॉन्ड है, तो दोनों का तो बॉन्ड मोमेंट सेम होगा, तो आराम से कट सकता है। दोनों कट गया तो क्या हुआ, रिजल्टेंट जीरो हो गया, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर हो गया। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड मेरा क्या है, क्या है, बोलो, पोलर है, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब ऐसे करके हम ढेर सारा एग्जांपल ले सकते हैं, पूरा एकदम केमिस्ट्री का सारा एग्जांपल से बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर दिमाग लगाएंगे, बॉन्ड मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लर्न फन, इतना तो हम नहीं करेंगे ना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम कितना रहता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब
और जितना टाइम देखो जहाँ से भी हो सके एग्जाम में अगर टाइम बचाएंगे तो हमारा आगे जो सब्जेक्ट्स रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा उस पर टाइम दे पाएंगे, तो ओवरऑल हम लोग का स्कोर बूस्टअप होगा, है ना। तो देखो, तो क्या करते हैं ना, एक ट्रिक निकाल लेते हैं कि कैसे हम डाइपोल मोमेंट हम बताएंगे कि उसका जीरो है या नॉन जीरो है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, आइदर किसका डाइपोल मोमेंट अगर अगर देखो दो चीज हो सकता है, दो चीज क्या क्या हो सकता है, आइदर हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या फिर डाइपोल मोमेंट हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर अगर हम ये याद कर ले कि डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है, तो हम बता सकते कि डाइपोल मोमेंट जीरो किसका नहीं है। या फिर अगर हम ये याद कर ले कि डाइपोल मोमेंट जीरो किसका नहीं है, तो हम बता देंगे कि डाइपोल मोमेंट किसका जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए इजी पड़ता है कि हम डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है ये याद करना, ठीक है। तो अभी हम लोग याद कर लेंगे तुरंत, और इसके लिए कुछ एकदम रॉकेट साइंस या कोई हाईफाई नहीं कुछ बात करेंगे, हम लोग जो इतना देर से हाइब्रिडाइजेशन बीएससी पीआर थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, देखो क्या है ट्रिक। देखो हम अभी क्या बताएंगे कि डाइपोल मोमेंट किसका किसका जीरो है, क्लियर। देखो तो सबसे पहला ट्रिक देखो क्या है, बॉन्ड पेयर कुछ भी हो, अगर लोन पेयर जीरो है, लोन पेयर जीरो है और साइड एटम सेम है, हम क्या बोले, लोन पेयर जीरो है, ठीक है, लोन पेयर जीरो है और साइड एटम सेम है, तो हमारा रिजल्टेंट जीरो आता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, क्लियर। बॉन्ड पेयर कुछ भी, सपोज 2 रहा, लोन पेयर जीरो, बॉन्ड पेयर 3 रहा, लोन पेयर जीरो, बॉन्ड पेयर 4 रहा, लोन पेयर जीरो, ठीक है, ये सब कुछ भी रहा, तो हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आएगा, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे, जैसे बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर जीरो, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कौन सा हुआ, sp3 एंड सो ऑन, क्लियर। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का जो नॉर्मल केस है, जहाँ पे लोन पेयर नहीं है और साइड एटम सेम है, वहां पे मेरा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा और क्या होगा, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा, क्लियर। क्योंकि अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है तो मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होता है, ठीक है। चलो अब ये तो एक चीज हो गया, और एक बस एक और बात हम बताएंगे कि कहाँ पे और जीरो होता है, बस यहीं पे, इसके बाद जो हम बात बताएंगे ना, यहीं पे बस जीरो होता है, कहीं जीरो नहीं होता, उसके बाद अगर कुछ भी आए तो वो नॉन जीरो, मॉलिक्यूल इज पोलर, आंख बंद करके हम लिखना है, ठीक है। चलो देखो क्या है मेरा यहाँ पे, बॉन्ड पेयर क्या क्या हो सकता है, 2 4 5 और लोन पेयर 3 2 2, अगर ये कॉम्बिनेशन रहा तो मेरा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आएगा, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा, क्लियर। तो मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा, तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किसका किस में ये कंडीशन आता है। तो देखो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 किस में आता है, XCF2 में आता है, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2 XCF4 में आता है, बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 2 XCF5 माइनस में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी में आता है, इसी तरह का और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना तो हम हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक में बता ही दिए कि किस तरह से हम लोग बॉन्ड पेयर और किस तरह से हम लोग लोन पेयर इजीली बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल्स आर पोलर और नॉन पोलर, ये बताते हैं, ठीक है, कि पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा क्या है, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहला है मेरा XCO2F2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालेंगे और उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से एकदम पूरा हाइब्रिडाइजेशन और बीएससी पीआर में हम लोग काम किए, ठीक है। चलो यहाँ पर सेंट्रल एटम Xc है, सेंट्रल एटम का मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 माइनस, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कितना हुआ 4 2 6 8 में 6 गया 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर, बस। भले बॉन्ड पेयर कुछ भी है, हम यहाँ पे क्या देखें, लोन पेयर या तो जीरो हो सकता है या 3 2 में से होगा, तो मेरा डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, नहीं तो अगर कुछ भी आया हम क्या बोले लिखने, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मॉलिक्यूल इज पोलर, एकदम डंकी की चोट पे बोलेंगे कि मॉलिक्यूल इज पोलर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IF4 माइनस, ठीक है। IF4 माइनस सेंट्रल एटम आयोडीन है,
आयोडीन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक माइनस है तो कितना हो गया 8 यहाँ पे माइनस, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हमारा 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 8 में 4 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। अब जैसे 2 लोन पेयर दिखा एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे, 2 लोन पेयर, अरे 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 2 लोन पेयर तो था यहाँ पे, 2 लोन पेयर था, बॉन्ड पेयर, तब बॉन्ड पेयर पे जाएंगे, बॉन्ड पेयर कितना है 4, बॉन्ड पेयर 4, बॉन्ड पेयर 4, अरे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इसका तो 0 आता है, बस कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद अब सिंपल लिख दो यहाँ पे कि अब अगर एमसीक्यू कर रहे हो तो फट से इतना में ही देख के तो फट से मार के आगे बढ़ जाना है, और हम समझा रहे हैं तो हम मेरा लिखना फर्ज बनता है कि लोन पेयर 2 हो गया, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, तो जो डाइपोल मोमेंट है मेरा वो क्या होगा 0 होगा, मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे अलग तरह का, ये तो हम लोग बता इतना तक हमें हम लोग क्या सीखे कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, डाइपोल मोमेंट 0 है नॉन 0, ये कैलकुलेट करना। अब कुछ एग्जांपल्स जो कि डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी उसको समझेंगे। असर्शन रीजन में आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाता है, या ट्रू फॉल्स में होता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट करके आ जाता है, तो वो सब देखेंगे अभी हम लोग। और लास्ट में हम न्यूमेरिकल रखे हैं, सब कर लेना चाहिए ना, तैयारी पूरी रहनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्या है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं पहला हम पॉइंट, डाइपोल मोमेंट जो है NH3 का वो ज्यादा होता है NF3 से। क्या बोले, डाइपोल मोमेंट जो NH3 का है वो ज्यादा होता है NF3 से। चलो रीजन भी देख लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, हम कुछ नहीं, हम बस डायरेक्शन देंगे जो डाइपोल मोमेंट का। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा है तो हम ऐसे बनाएंगे एरो, ऐसे एरो बनाते सिंपल। ठीक है, और हम क्या बोले लोन पेयर की तरफ ऑलवेज। ठीक है, NF3 में देखो फ्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इधर इधर इधर, और लोन पेयर में तो लोन पेयर में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सारा जो मेरा मोमेंट है बॉन्ड मोमेंट वो समअप हो रहा, सारा समअप हो रहा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब क्या कॉन्ट्रास्टिंग में देखने को मिल रहा है कि ये तीनों तो नीचे जा रहा है, तो ये तीनों का रिजल्टेंट सपोज कुछ आया ये, पर एक ये अपोज में जा रहा है, अपोजिट में, तो ये कुछ तो दोनों मिलके कटेगा, तो इसके कंपैरिजन में तो इसका कम होगा, ये तो कंफर्म है, तो कम हो गया, इसीलिए डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 कम हो गया NF3 से। समझे? चलो हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखो इसका तो पूरा डायरेक्शन एक ही साइड हो गया, एक ही तरफ हो गया, तो ऑल दीज बॉन्ड्स मोमेंट्स सम अप, सारा सम अप हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केस क्या है, देखो यहाँ पे ये तीनों तो एक तरफ है, तो ये तीनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पे होगा और एक इसके अपोज में है, एक इसके अपोज में। ठीक है, तो अपोज में अगर है तो इसको ये कुछ घटाइबे करेगा, घटाएगा, डिक्रीज करेगा, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका कम होगा डाइपोल मोमेंट। समझ गए ना, यही तो हम बताना चाहते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl की तरफ डायरेक्शन हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन का ज्यादा है तो कार्बन की तरफ हो गया, कार्बन की तरफ हो गया, कार्बन की तरफ हो गया। इस मॉलिक्यूल में देखो फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से तो कार्बन फ्लोरीन की तरफ हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का ज्यादा है तो कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा इसमें भी सम अप कर गया ऊपर, सारा इसमें भी सम अप कर गया ऊपर, तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे कैसे क्या करें। तो इसलिए तो ये स्टेटमेंट पूछता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखो क्वेश्चन वही आएगा ना, अगर नॉर्मल रहेगा तो सब कर देगा, कुछ थोड़ा सा लीग से हट के रहेगा तभी ना एलिमिनेट करता है ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करता है। तो ये देखो एलिमिनेटिंग क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो हम लोग बॉन्ड मोमेंट से तो नहीं पता कर पाए क्या होगा, तो हम लोग क्या अब जानते हैं डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि Q इंटू डी ऑफ CCl बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेरिजन टू CF बॉन्ड। इसका रीजन आता है कि इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्या रीजन बोले, रीजन होता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसलिए
ऐसा हो जाता है कि CCl बॉन्ड का जो Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता कंपेयर टू दैट ऑफ CF। क्लियर? तो इसीलिए हमारा हो जाता है डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3F। क्लियर? चलो नेक्स्ट एक और देखो, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज लेस देन दैट ऑफ CD3F। डी, यहाँ पे डी है ना, डी पता क्या है? डी है ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम जो हमारा है ना वो हाइड्रोजन का आइसोटोप, ठीक है, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है ना, वो वही डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज लेस देन दैट ऑफ CD3F। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो भले ही देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है तो ये भी सारा ऊपर जाएगा, कलर, ठीक है, देखो ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, और F तो ऊपर ही होगा, ऐसा होगा। तो ओवरऑल इधर भी समअप हो जा रहा है, ओवरऑल इधर भी समअप हो जा रहा है। लेकिन जो हमारा ऐसा होता है कि ड्यूटेरियम है ना, ये गुड, अच्छा डोनर होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तुम लोग पढ़ोगे तो अच्छे से और वहाँ पे क्लियर होगा कि जो ड्यूटेरियम है ना वो अच्छा डोनर होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू दैट ऑफ CH3F। इसलिए बोलते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है CH3F का वो कम होता है दैट ऑफ CD3F, या ऐसा बोल सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ CD3F ज़्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ CH3F। क्लियर? चलो तो अब नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, देखो एक डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। यहाँ पे क्या ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट जो है वो CH3Cl का ज़्यादा होता है दैट ऑफ CH2Cl2, देन CHCl3 एंड देन CCl4। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, अच्छे से जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या है, यहाँ पे आता है सबसे पहले CCl4 में। CCl4 में क्या है, ये हो गया, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, कैसे जा रहा है समझ में आ रहा ना कि वो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके तरफ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, तो यहाँ पे तो जो रिजल्टेंट है वो तो जीरो आ गया, रिजल्टेंट जीरो आ गया मेरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका तो सबसे कम हो गया। ठीक है, अब बाकी क्या देखते हैं, बाकी का ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये भी ऊपर, ये इस साइड, ठीक है, और ये भी क्लोरीन की तरफ, ये क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ, ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा समअप हो रहा है, सारा समअप हो रहा है। ठीक है, तो इसका तो सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब CH3Cl का तो सबसे ज़्यादा हो गया और CCl4 का सबसे कम हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करना, इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो एरो ऊपर जा रहा है, तीन एरो, एक एरो, दो एरो, मतलब ऐसे याद रखने के लिए अब देखो दो तीन एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे आ रहा है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरो, दो एरो नीचे जा रहा है और दो एरो ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल जो होगा यहाँ पे अगर हम नेट देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा जाएगा, नीचे कम आएगा, मतलब थोड़ा कम कटेगा कंपेयर टू यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऊपर जा रहा है, दो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा कटेगा, तो इसका कम हो गया इसके कंपेरिजन। क्लियर? तो हमें क्या ऑर्डर मिला, CH3Cl का ज़्यादा होता है कंपेयर टू CH2Cl2, फिर उससे ज़्यादा होता है CHCl3 एंड देन सबसे कम होता है CCl4 का। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ ये बेंजीन और वहाँ पे क्लोरीन लगा तो इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं हम लोग, इज XD। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ जो क्लोरोबेंजीन है, ऐसा क्लोरोबेंजीन भाई ऐसा बेंजीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ। ठीक है, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, इज XD। व्हाट इज D? D इज डिबाई। ठीक है, तो देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट इसका हमें निकालने बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखो ये जो है बेंजीन है, रेगुलर बेंजीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा एंगल है ये एक, ये और मतलब ये पूरा, ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे ये देखो ये जो, ऐसा एक चीज़ बताते पहले, देखो ऐसा ये बेंजीन है, अगर मेरा बेंजीन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे 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 करेंगे तो सारा तो 60 होगा, सारा 60 होगा, तो सारा 60 होगा, तो इसके और इसके बीच में कितना है, 60 120 डिग्री हो गया। तो एक को X बोला, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो गया, इधर वाला X, इधर वाला X, बीच में 120 डिग्री। ठीक है,
तो x यहाँ और बीच में 120 डिग्री, बीच में 120 डिग्री, तो क्या होता है उसमें, तो यहाँ पे ये तो तुम अगर फिजिक्स में पढ़े होगे, तो अगर ये x रहा, ये x रहा, बीच में अगर एंगल 120 डिग्री होता है तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी x ही होता है। तो हम देखो निकाल भी दिए हैं यहाँ पे, वैसे देखो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का माइनस हाफ होता है, तो यहाँ पे क्या देखो x ही आ गया। तो अगर यहाँ पे क्या आया मेरा x आया, x, तो x क्या आया मेरा, x इधर वाला आया एक, ठीक है, और एक ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इधर क्या हो गया, इधर 2x हो गया, इधर x हो गया, तो 2x माइनस x क्या हो गया, x हो गया। चलो लिख देते हैं, क्या हुआ मेरा, इधर एक x आया, एक x पहले से था, इधर x नीचे है ये, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे 2x माइनस x इक्वल टू x, तो x इज द वैल्यू, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहीं पे सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।